आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफआईजी के थ्रू एसटी लोन का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या क्या एरर आती है और कैसे उसका निवारण करते हैं। पूरी स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले एफआईजी का जो पोर्टल है उसको एज पे लॉगिन करेंगे, उसका यूआरएल डाल करके। यूआरएल है fig2.rscb.org.in। जैसे ये यूआरएल ओपन हो जाएगा उसके बाद में सोसाइटी व्यवस्थापक अपनी आईडी ओपन करके मेंबर का रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर कोई नया मेंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले होगा लोन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में बढ़ेगी उसकी एमसीएल। एमसीएल फिर पास होने के लिए जाएगी ब्रांच में, ब्रांच मैनेजर की आईडी पे। फिर ब्रांच मैनेजर की आईडी से जब पास हो जाएगी तो अप्रूव होने के लिए जाएगी हेड ऑफिस में। जब हेड ऑफिस से एमसीएल अप्रूव हो जाएगी तो वापस जाएगी ब्रांच मैनेजर की आईडी पे। ब्रांच मैनेजर की आईडी पे एमसीएल अप्रूव होकर के जाने के बाद में वहां से होगा लोन सैंक्शन। लोन सैंक्शन होने के बाद में वापस सोसाइटी व्यवस्थापक की आईडी पे जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और जब उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वापस डीएमआर क्रिएट होने के लिए आएगा बीएम की आईडी पे, जो मिलेगा डीएमआर क्रिएट के ऑप्शन के अंदर, और वहां से उसकी डीएमआर क्रिएट होगी। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आता है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जैसे आप ये यूआरएल डालोगे, यूआरएल डालने के बाद में आईडी लॉगिन करने से पहले इसी पेज के ऊपर जब बिल्कुल एंड में आओगे तो यहाँ लिखा मिलेगा आपको हेल्प डेस्क। इस पे क्लिक करोगे, इसमें कुछ यूजर मैनुअल मिलेंगे आपको, उनको देख करके भी आप काम कर सकते हो। कैटेगरी के अंदर आप ले लेना गाइड्स। अब आपको मैं बता रहा था कि एफआईजी के थ्रू एसटी लोन का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो इसका मैनुअल आप उसके इसके अंदर चेक कर लेना। यूजर मैनुअल के नाम से मिल जाएगा आपको। यूजर मैनुअल फॉर अप्लाइंग क्रॉप लोन थ्रू एफआईजी पोर्टल, ठीक है। इसको आप आगे आकर के डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा। नए मेंबर के लिए मैंने जो बताया है स्टेप, वो का वो स्टेप है। एक बार फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले फार्मर का लोन एप्लीकेशन क्रिएट होएगा। लोन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे लोन एप्लीकेशन नंबर आएगा उसका। उसके बाद में उसकी एमसीएल बनेगी। एमसीएल पहले सोसाइटी से बनेगी, फिर ब्रांच से ऑथराइज होगी, फिर हेड ऑफिस से ऑथराइज होगी। हेड ऑफिस से एमसीएल ऑथराइज होकर के आएगी तो वो ब्रांच मैनेजर की आईडी के ऊपर लोन सैंक्शन में मिलेगी, जहाँ से उसका लोन सैंक्शन होगा। लोन सैंक्शन होने के बाद में एप्लीकेशन जाएगी वापस सोसाइटी के पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाएगा तो वापस एप्लीकेशन आएगी ब्रांच मैनेजर की आईडी पे डीएमआर क्रिएट में, वहां से डीएमआर क्रिएट होगी। इस यूजर मैनुअल में आपको पता चल जाएगा कि पहले लोन रजिस्ट्रेशन करना है। लोन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एमसीएल क्रिएट करनी है। एमसीएल के अंदर आपको जो क्रॉप डिटेल ऐड करना है, तो यहाँ से ऐड रो के अंदर नीचे क्लिक करके उसमें आप दो तीन जो खरीफ रबी दोनों का एक साथ बनाना है, अलग अलग बनाना है, वो सारी डिटेल इसमें फिल कर सकते हो। एमसीएल क्रिएट होने के बाद में लोन सैंक्शन का आप पता चल जाएगा। लोन सैंक्शन के बाद में डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में डीएमआर क्रिएट। ये सारा यूजर मैनुअल आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इसकी भी सहायता ले सकते हैं। अब अगर मेंबर पुराना है, उसमें क्या क्या करना होता है। अगर मेंबर पुराना है तो उसमें क्या करना है कि पहले डीएमआर की रिकवरी लेनी है। डीएमआर की रिकवरी ले ली, लेने के बाद में जैसे ही आप लोन अप्रूवल करोगे, लोन अप्रूवल करने के साथ में उस डीएमआर के अंदर 3% 4% इंटरेस्ट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और वो डीएमआर क्लोज हो जाएगी और दूसरी डीएमआर के लिए लोन अप्रूवल हो जाएगा।
अगली सीजन के लिए। अगर खरीफ क्लोज करिए तो रबी के लिए अप्रूवल हो जाएगा। लोन अप्रूवल होकर के ब्रांच मैनेजर की आईडी पे जाएगा। ब्रांच मैनेजर की आईडी पे जाने के बाद में वहां से दो ऑप्शन आते हैं, बैक टू पैक्स। अगर आपको एमसीएल अमेंड करनी है या कुछ उसमें अमेंडमेंट करना है तो बैक टू पैक्स वापस करवाना है, तो आपकी सोसाइटी में आ जाएगा। और सोसाइटी में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो करना क्या है, जहाँ से लोन रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के उसको अमेंड करना है। फिर वापस उसकी एमसीएल अमेंड हो जाएगी। एमसीएल आपके यहाँ से निकल के ब्रांच के पास जाएगी, ब्रांच ऑथराइज करेगा, फिर हेड ऑफिस के पास जाएगी, हेड ऑफिस से ऑथराइज होएगी। हेड ऑफिस से ऑथराइज होने के बाद में लोन सैंक्शन और डीएमआर क्रिएट हो जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। बाय द वे, अगर गलती से लोन सैंक्शन दिखा रहा है और डीएमआर क्रिएट के अंदर नहीं आई है, तब आपको चेक करना है आपका डॉक्यूमेंटेशन। गलती से एक आधा परसेंट होता है ऐसा कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए वापस आती है, और इसमें पुराने मेंबर के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए वापस नहीं आती है। इसमें एरर क्या क्या आती है, मोस्टली जितनी भी एरर है वो एरर मैंने पिछले वीडियो में बता दी है कि कौन कौन सी एरर कैसे कैसे रेक्टिफाई करनी है, कैसे क्लियर करनी है, कौन सी एरर कहाँ आएगी और कैसे आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी फाइल कुकीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 5 सर्वर के ऊपर एक ट्रांजेक्शन घूमता है, तो कुकीज और टेम्परेरी फाइल तो आएगी। जैसे एफ का सर्वर है, एफ एनपीसीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कराता है, तो एनपीसीआई का सर्वर हो गया, आधार का सर्वर हो गया, जन आधार का सर्वर हो गया, सीबीएस का सर्वर हो गया। इतने सर्वर्स के ऊपर अगर एक एप्लीकेशन एक ट्रांजेक्शन घूमेगा तो टेम्परेरी फाइल कुकीज तो जरूर आएंगे। जो टेम्परेरी फाइल कुकीज के अलावा अगर कोई एरर आती है तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे एक एरर आती है, प्रीवियस अकाउंट नोट क्लोज। ये मोस्टली तभी आती है कि जब पुरानी डीएमआर क्लोज नहीं होती है। जैसे डीएमआर के अंदर जो भी आउटस्टैंडिंग बता रहा था वो आपने जमा कर दिया, फिर भी अगर वो आता है कि प्रीवियस अकाउंट नोट क्लोज, तो हो सकता है कि जैसे आपने जमा किया, जमा करने के साथ में डीएमआर की लिमिट बढ़ गई, क्योंकि आप उसका जो आउटस्टैंडिंग पूरा हो रखा था, आपने जमा किया, जमा करने के बाद में उसकी लिमिट बढ़ गई। हो सकता है आपका कोई भी इंश्योरेंस का पैसा उसमें से डिडक्ट हो गया हो, तो वो क्लोज नहीं हो। उसको चेक करने के लिए आप अपनी आईडी पे डीएमआर समरी में जाना, डीएमआर नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हो कि कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो नहीं बचा है। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है तो आप उसको क्लियर करके और फिर अप्रूव करके नेक्स्ट सीजन के लिए डीएमआर बना सकते हैं। मोस्टली यही एरर आती है। बाय द वे क्या होता है कि कभी कभी जैसे सीवीएस नहीं चल रहा है, कोई क्यू डाउन है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन टाइम आउट आता है। एप्लीकेशन टाइम आउट आता है तो वो क्या होता है कि जब डीएमआर क्रिएट कर रहे हो तो वो सीबीएस से वापस एफआईजी के ऊपर उसकी रिक्वेस्ट नहीं जाती है। डीएमआर तो क्रिएट हो जाती है सीबीएस के अंदर, लेकिन एफआईजी पे उसकी अगर रिक्वेस्ट नहीं जाती है तो जो आप एस टी आर आर ई पी पे पोर्ट एस टी आर आर ई पी का जो पोर्टल है उस पर स्टेटस चेक करते हो, वो स्टेटस वही दिखाता है, डीएमआर जनरेशन फेलियर, और उसकी डीएमआर बन जाती है। तो उस जगह पे क्या करना है कि आपको जो आपका सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट का सीबीएस के ऊपर स्टेटमेंट चेक कर लेना। अगर उसमें से 100 रुपये डेबिट हो गए हैं, इस राशि के जो भी अमाउंट है वो डेबिट अगर हो गया है, तो आपको मानना है कि इसकी नई डीएमआर बन गई है। तो आप उसकी डीएमआर लिमिट जो सैंक्शन अमाउंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप डेबिट कर सकते हैं। इसके अंदर इसके अलावा एक एरर और आती है, दिस अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज टूडे। उसका मतलब ये होता है कि जो डीएमआर है वो आज क्लोज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें से आपने आज की तारीख में कुछ ना कुछ अमाउंट आपने विड्रॉल कर लिया है। जिस डीएमआर में से जिस तारीख में अगर कितना भी अमाउंट विड्रॉल कर लिया आपने, तो उस तारीख सेम तारीख के अंदर वो डीएमआर क्लोज नहीं होगी, नेक्स्ट डे ही वो डीएमआर क्लोज होगी। और ये जितना प्रोसेस होता रहेगा, आप लोन रजिस्ट्रेशन करोगे और करोगे, इन सब का आप जैसे सोसाइटी से चेक करना चाहोगे तो एस टी एल आर ई पी पोर्टल पे एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हो कि आपने अगर यहाँ से एमसीएल सोसाइटी से निकाली है तो उसका क्या स्टेटस आ रहा है। तब उसका स्टेटस आएगा एमसीएल अप्रूव्ड बाई स्पेक्स,
उसके बाद में अगर ब्रांच से पास हो जाती है तो एमसीएल अप्रूव्ड बाई ब्रांच आएगा। फिर अगर हेड ऑफिस से पास आ जाती है तो उसका स्टेटस होगा एमसीएल अप्रूव्ड बाई हेड ऑफिस। अगर डीएमआर क्रिएट हो जाती है तो सीजन के नाम के साथ में लिखा हुआ आएगा डीएमआर क्रिएटेड और डीएमआर नंबर आ जाएगा। ये दो जो मोस्टली एरर है, प्रीवियस अकाउंट नॉट क्लोज और अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज, ये मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर कोई जीआरए का मेंबर है, आप जीआरए से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो जीआरए से रजिस्ट्रेशन में ये है कि एक तो जीआरए रजिस्ट्रेशन उसका होता है जिसका फिंगर नहीं आता है, और दूसरा क्या होता है कि जिसकी ऋण माफी हुई थी, ऋण माफी के अंदर अगर किसी की आंशिक ऋण माफी हुई है तो उसमें आपको क्या करना है कि उसका बचा हुआ अमाउंट जमा करना है। जमा करने के बाद में उसकी जो 2019 की ऋण माफी थी वहां पे अमाउंट उसका जीरो दिखाना है। फिर बायोमेट्रिक करनी है। बायोमेट्रिक करने के बाद में ब्रांच मैनेजर की आईडी से जो डिफरेंस उसने जमा किया है वो अपडेट करना है। वो अपडेट करके फिर जीआरए बनाना है। अगर कोई नॉट एलिजिबल के अंदर था तो उसका आप सीधा जीआरए कर सकते हो। और जीआरए के अंदर अगर कोई पुराना मेंबर है और उसका आप जीआरए क्रिएट कर रहे हो और फिर उसकी अगर एमसीएल अमेंड करनी है आपको, एमसीएल अमेंड करने के लिए क्या होगा कि या तो उसका ओटीपी अपडेट होगा। ओटीपी अगर अपडेट नहीं है तो उसमें तीसरे नंबर का अमेंडमेंट का जो जीआरए बनता है वो ब्रांच मैनेजर की आईडी से जीआरए क्रिएट करवाना है। जीआरए क्रिएट करवाने के बाद में एफआईजी से ओटीपी अपडेट का जो है वो आपको एफआईजी से अलाउ करवाना है। फिर उसके पास ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी उसी पे जाएगी जिससे कस्टमर का आधार लिंक है। फिर ओटीपी डाल करके